Welcome students once again on my YouTube channel. In previous videos we have discussed about the life process about the alimentary canal in the digestive system. In this video we are going to discuss about the digestive glands. Already in the previous video we have discussed that the whole digestive system of human beings can be divided into two parts, alimentary canal and digestive glands. So in previous video we have studied about the whole structure and function of the alimentary canal. In this video we will discuss about digestive glands. अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, जिससे आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरा समझ सकें। उसके बाद तब आपको ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर आर मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड with the alimentary canal for the digestion of food. The major digestive glands are: number 1, salivary gland; second, liver; third, pancreas; fourth, gastric glands; and fifth, intestinal glands. Intestinal glands. ठीक है, तो these are the 5 major glands which are associated with the digestion of food. They secretes some important juices which contains various enzymes, and these enzymes helps in the digestion of the food. Digestion क्या है? Digestion is a process in which the insoluble complex organic materials, foods, are converted into soluble smaller molecules by the help of enzymes so that they can be absorbed easily. तो पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो जटिल अघुलनशील पदार्थ भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं उनको सरल और घुलनशील छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो आसानी से एब्जॉर्ब किए जा सके। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा हो जाती है? एंजाइम के द्वारा होती है। और ये एंजाइम्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड से प्राप्त होते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 5 होती हैं: सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सबसे पहले हम देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड, इसको लार ग्रंथि कहा जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ। एंड सैलिवरी ग्लैंड्स कैसी होती हैं? दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती हैं? एक्सोक्राइन होती हैं। एक्सोक्राइन मीन्स दे सेक्रीट देयर सेक्रीशन इनटू डक्ट्स। ये नलिकाओं में अपने सेक्रीशन को सेक्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब सैलिवरी ग्लैंड मनुष्य में टोटल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ये पेयर्ड होती हैं, यानी प्रत्येक ग्रंथ जो होती है वो एक जोड़ी में होती है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो टाइप्स कितने हैं वो देख लें। 3 होती हैं। पहला होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
और तीसरा जो होता है वो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये सभी पेयर्ड होते हैं, यानी एक जोड़ी पैरोटिड, एक जोड़ी सबमैक्सिलरी और एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये तीनों ग्लैंड्स मिलती कहाँ है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो जो आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है वो पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है कान के पास में। कहाँ होता है वो? कान के पास में होता है। ठीक है, ये जो आपका सबमैक्सिलरी होता है वो सबमैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ पर होती है? वो आपकी होती है, ये बक्कल कैविटी हो गई, तो ये यहाँ पर होती है। ठीक है, और इसके बाद यहीं से आपका रिलेटेड जो होता है वो होता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिए कि ये ग्लैंड जो होती हैं वो आकर के कहाँ पर खुलती हैं? मुख गुहा में खुलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरोटिड, ये हो गया सबलिंगुअल और ये हो गया सब मैंडिबुलर। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें कि पैरोटिड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ एंड बीनीथ द ईयर्स। ठीक है, कहाँ? कान के सामने और नीचे की तरफ जो मैक्सिलरी ट्रायंगल होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। एंड इट ओपन्स इनसाइड द बक्कल कैविटी बाय ए डक्ट। दैट डक्ट इज नोन एज Stensen's duct. Opens in buccal cavity by Stensen's duct. Parotid gland present in front and beneath the ears and opens inside the buccal cavity with the help of Stensen's duct. ठीक है, स्टेंसन नलिका के द्वारा ये माउथ में खुलता है। और कहाँ पे खुलता है? नियर द अपर सेकंड मोलर टीथ। कहाँ पे खुलता है? नियर अपर सेकंड मोलर टीथ। ठीक है, ऊपरी जबड़े के जो दूसरा मोलर टीथ होता है उसी के पास में ये स्टेंसन नलिका आकर के खुलती है। उसके बाद आपका
दूसरी ग्लैंड कौन सी है? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो लोअर जा यानी मैंडिबल जो होता है, निचला जबड़ा, निचले जबड़े के पास में स्थित होती है, पीछे की तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ जहाँ पर मैक्सिलरी ट्रायंगल बनता है वहीं पर ये आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड लोकेटेड होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये वार्टन्स डक्ट के द्वारा, वार्टन्स डक्ट के द्वारा ओपन होती है। ठीक है, बिहाइंड लोअर इंसिजर टीथ। opens by Wharton's duct behind lower incisor teeth। तो दो हो गए। अब उसके बाद आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड पे। ठीक है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड नाम से ही, लिंगुआ मतलब जीभ हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है? इट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द टंग, जीभ के ठीक नीचे निश्चित स्थित होता है। एंड ओपन्स इन द फ्लोर ऑफ माउथ नियर द फ्रेनुलम, जहाँ पर जीभ आगे की तरफ जुड़ी होती है वहीं पर आकर के ये खोलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? कौन से डक्ट? ओपन्स बाय डक्ट ऑफ रिविनस। ठीक है, डक्ट ऑफ रिविनस के द्वारा सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है? ये फ्लोर ऑफ माउथ में खुलती है, जहां पर जीभ आपकी निचले जबड़े से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की ग्लैंड्स हो गए सैलिवरी। अब इनका फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड सेक्रीट्स सलाइवा, सेक्रीट्स सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? वो है सेक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो अब सलाइवा क्या है, लार क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो अगर सलाइवा का कंपोजिशन देखें तो सलाइवा में क्या क्या चीजें होती हैं? तो मेनली सलाइवा कंटेन्स अप्रॉक्स 99.5% वाटर। ठीक है, एंड रेस्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, सलाइवा में 99.5% ये पानी होता है और बाकी 0.5% में क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ठोस पदार्थ होते हैं और उसके साथ में कुछ एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ऑफ Na+, K+। ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं सलाइवा में। एमाइलेज होता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, म्यूसिन होता है,
ठीक है। इसके अलावा कुछ मात्रा में कैल्शियम उपस्थित होता है, एमिनो एसिड होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं, इम्यूनो ग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी वेरियस सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द सलाइवा, ठीक है। इसके बाद अब फंक्शन देख लें सलाइवा का काम क्या है, ठीक है। तो सलाइवा का अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शन ऑफ सलाइवा सबसे पहला है, सलाइवा कंटेन्स सलिवरी एमाइलेज, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम, which helps in digestion of starch, ठीक है। तो हम जब रोटी चबाते हैं तो चबाने के बाद कुछ देर बाद क्या होता है, मीठी लगने लगती है। वो मीठी क्यों लगती है, क्योंकि जो भोजन में स्टार्च होता है वो स्टार्च टाइलिन एंजाइम जो कहाँ पर होता है, सलाइवा में, इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज शुगर में। किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज शुगर में। और इसी माल्टोज शुगर के कारण क्या होता है, रोटी चबाने पर मीठी लगने लगती है, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया ये सलाइवा का। इसके बाद दूसरा फंक्शन देखते हैं सलाइवा का क्या है, कि सलाइवा कंटेन्स लाइसोजाइम, कंटेन्स लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या करता है, इट किल्स दी हार्मफुल बैक्टीरिया, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरियाज, ठीक है। इसके बाद अगला फंक्शन क्या होता है, सलाइवा हेल्प्स in mastication and swallowing of the food, swallowing of the food, ये भी क्या हो, सलाइवा का है। इसके अलावा सलाइवा हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में भी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, माउथ को ड्राई नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद मेंटेन्स दी नेचुरल पीएच ऑफ बक्कल कैविटी एंड प्रिवेंट्स टीथ डीके, ठीक है। सलाइवा का पीएच कितना होता है वो आप जान लीजिए। सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.5 to 6.8 होता है, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, पीएच ऑफ सलाइवा तो कितना होता है, 6.5 to 6.8, ठीक है। तो ये सलिवरी ग्लैंड के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर के बारे में। चलिए अब लीवर देखते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। शरीर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक है। और ये कैसी है, इट इज
एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन है, मीन्स द सेक्रीशन इज सेक्रेटेड इनटू द डक्ट। ठीक है। अब अगर इसका हम लेंथ और विड्थ देखें, लीवर का लेंथ एंड विड्थ, तो ये जो होता है इट मेजर्स अप्रॉक्स 15 to 22 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है लीवर की? 15 से 22 सेंटीमीटर। वेट कैसा होता है लीवर का? इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। वेट अप्रॉक्स 1.5 kg, 1.5 kg वेट होता है। कलर लीवर का ब्राउन टू रेडिश ब्राउन, भूरा या लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, लोकेशन कहाँ होता है लीवर का वो देख लें। लोकेशन अपर राइट साइड, जस्ट beneath the diaphragm। in abdominal cavity। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ है कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके राइट साइड में डायाफ्राम के ठीक नीचे लीवर क्या होता है वो लोकेटेड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल लीवर के बारे में, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, यानी लीवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, तो लीवर इट इज ए बाइलोब्ड ग्लैंड। फर्स्ट लोब इसका जो होता है वो होता है राइट लोब, और सेकंड लोब होता है लेफ्ट लोब। यानी लीवर दो भागों में बटा होता है, एक भाग क्या होता है दाहिना भाग और दूसरा क्या होता है वो बायां भाग होता है। ठीक है, अब इसके बाद राइट लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ये राइट वाला लोब जो होता है ये बड़ा होता है और ये फिर से डिवाइडेड होता है कितने में? 3 लोब्स में डिवाइड होता है। और वो कौन कौन से लोब होते हैं वो देख लीजिए। तो हमें पहला होता है मेन राइट लोब, ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा होता है क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब, और तीसरा लोब होता है काउडेट लोब। ठीक है, तो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं, एक दाहिना और एक बायां। दाहिना लोब वो पुनः 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, 3 भागों में डिवाइडेड होता है। thus we can say thus liver has total 4 lobes। तो कुल कितने लोब होते हैं लीवर में? कुल 4 लोब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड सप्लाई लीवर में कैसी होती है वो देख लें। तो ब्लड सप्लाई के लिए एक होती है हिपैटिक आर्टरी,
और दूसरा होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी, दिस सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एंड हिपैटिक पोर्टल वेन सप्लाइज ब्लड रिच in digested food, digested food collected from the alimentary canal। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई के लिए दो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं, एक हिपैटिक आर्टरी होती है विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरी हिपैटिक पोर्टल वेन होती है विच सप्लाइज ब्लड रिच इन द डाइजेस्टेड फूड, एंड दिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एंड दिस हिपैटिक पोर्टल वेन फॉर्म्स द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो डाइजेस्टेड फूड फर्स्ट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ग्लोज इनटू द लीवर। ठीक है, तो ये ब्लड सप्लाई हो गया। अब अगर इसके बाद हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर लीवर का, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में लीवर इज कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो कवरिंग कैसी होती है लेयर की? डबल लेयर्ड, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है लीवर में। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है इज कंपोज्ड ऑफ, इनर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ connective tissues, which is divided by septa and forms Gleason's capsule. Gleason's capsule contains hepatic lobules. Hepatic lobules are structural and functional units of liver. These are hexagonal structures contains various rows of hepatic cells. ठीक है, तो ये होता है between the row of hepatic cells, between the row of hepatic cells sinusoids present, which contains Kupffer cells. ठीक है, तो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जो सेप्टा के द्वारा डिवाइड करके ग्लीसन कैप्सूल बनाती है। ग्लीसन कैप्सूल हेपेटिक लोब्यूल्स
का फॉर्मेशन करते हैं। हिपैटिक लोब्यूल क्या होता है? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। ठीक है, कैसे होते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं और ये हिपैटिक सेल्स की कई पंक्तियां होती हैं और इन पंक्तियों के बीच में जो स्थान होता है वो साइनोसाइड होता है जिसमें कुप्फर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और अधिक जानने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिगर डायग्राम। तो चलिए लीवर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं डायग्राम के द्वारा। तो अब ये लीवर का स्ट्रक्चर दिखाया कि यहाँ पे देखिए कि ये दो पालियों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये पाली जो है वो लेफ्ट लोब है। लेफ्ट लोब इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द राइट लोब, और ये बड़ा वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या है? ये राइट लोब होता है। ठीक है, राइट लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, मेन राइट लोब, क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब। ठीक है, इसके बाद ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर, इन विच द सेक्रीशन ऑफ लिवर इज स्टोर्ड। ठीक है, ये आपको डक्ट दिख रही है, इसको कहते हैं बाइल डक्ट, विच carries the bile juice secreted from the liver cells into the gall bladder, and this duct is known as hepatopancreatic duct, which opens inside the duodenum। ठीक है, अब हमने बताया कि लीवर की जो आउटर कवरिंग होती है बाई लेयर्ड होती है, 2 लेयर होती है। इनर लेयर जो होती है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है जिनको सेप्टा या ट्रैबेकुली कहा जाता है, और एक छोटा भाग जो होता है वो ग्लिसन कैप्सूल कहलाता है। उस ग्लिसन कैप्सूल में छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। और यही हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं, दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। ठीक है, तो ये फिगर किसका है? ये लीवर का फिगर है, और ये फिगर किसका है? ये हिपैटिक लोब्यूल का फिगर है। अब हिपैटिक लोब्यूल के फिगर में अगर आप देखें तो इसमें ये रो दिख रही हैं सेल्स की, इन सेल्स की रो को कहा जाता है हिपैटिक सेल्स। ये सेल्स कौन सी हैं? ये आपकी हिपैटिक सेल्स होती हैं, विच सेक्रीट्स दी बाइल जूस। इन रो के बीच में खाली जगह जो है इसको कहा जाता है साइनोसाइड। क्या कहा जाता है? साइनोसाइड कहा जाता है। और इन्हीं में कुछ बिखरी हुई सेल्स होती हैं जिनको कहा जाता है कुफर्स सेल्स। तो कुफर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, इसके बाद ये बीच में जो कैनाल दिख रही है इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। ऑल द secretion secreted by the hepatic cells is collected into the central canal and carried to the bile duct from where it is collected into the gall bladder। ठीक है, तो ये लीवर का स्ट्रक्चर हो गया। गॉल ब्लैडर हमने आपको पहले ही बताया कि इट इज ए सैक लाइक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 सेंटीमीटर। गॉल ब्लैडर का कितना होता है? 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, इन विच द बाइल जूस इज कलेक्टेड एंड गेट्स कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का मुख्य काम क्या होता है? टू कंसंट्रेट द बाइल जूस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। Functions of liver. Liver is the very important digestive gland. It performs approximately more than 500 functions. 500 से ज़्यादा फंक्शन ये परफॉर्म करता है,
लेकिन उनमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को ही यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो लीवर का होता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, ये सबसे पहला फंक्शन होता है। बाइल जूस, इट डजंट contains any digestive enzyme but it is important for the digestion of food as it emulsifies the fat and helps in the absorption of the digestion and absorption of the fat. Also it provides alkaline medium for the digestion of food. ठीक है, approximately 500 ml to 800 ml पर डे बाइल जूस सेक्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा फंक्शन आता है लीवर का, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनेसिस में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनेसिस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द लीवर। थर्ड फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोजिनेसिस, ग्लूकोजिनेसिस इसी का ठीक रिवर्स, यानी क्या होगा, ये होगा कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजिनेसिस एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लूकोजिनेसिस। और ये दोनों फंक्शन किस में होते हैं, लीवर में होते हैं। चौथा फंक्शन ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है वो देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजिनेसिस होता है कि कन्वर्जन ऑफ फैट, एमिनो एसिड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन करते हैं तो जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के बाद और वो ब्लड में पहुंचता है। अब सेल्स को जितनी आवश्यकता ग्लूकोज की होती है उतनी तो वो ले लेती हैं। जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और ये ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी पड़ती है तो लीवर क्या करता है, इसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में बदल देता है और ये प्रोसेस ग्लूकोजिनेसिस कहलाती है। कभी कभी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों खत्म हो जाता है बॉडी में से, तो उस समय लीवर क्या करता है कि शरीर में जो फैट और एमिनो एसिड होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है सो दैट वी गेट द एनर्जी। ठीक है, तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर अगला फंक्शन हम देखें लीवर का, तो डीएमिनेशन, डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, तो एमिनो एसिड से NH2 समूह को निकाल करके अमोनिया गैस सिंथेसिस करता है। इसके बाद अमोनिया इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, सो इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया। तो यूरिया सिंथेसिस इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, यूरिया
कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फ्रॉम 12 to 24 आवर्स। ठीक है, ये होता है। इसके बाद अगला फंक्शन अगर देखें, डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसीज। हम सभी को पता है कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज। तो आफ्टर 120 डेज दीज आरबीसीज आर नॉन फंक्शनल एंड दे गेट्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू द लीवर बाय द हेल्प ऑफ कुपर सेल्स। ठीक है, इसके बाद लीवर का और फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, दे आर डिटॉक्सिफाइड इनटू द लीवर। ठीक है, इसके बाद अगला अगर फंक्शन देखें तो सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया। स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे और फंक्शंस देखते हैं लीवर के। तो अगला फंक्शन अगर हम देखें लीवर का 10वां, तो वो होता है सेक्रीशन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन इज ए प्रोटीन, हिपैरिन इज ए हार्मोन विच प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग। तो हिपैरिन क्या करता है, प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स। रक्त नलिकाओं में रक्त के जमने से रोकता है। ठीक है, हिपैरिन। तो हिपैरिन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और इसके अलावा लीवर का और क्या काम है, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स। ठीक है, तो ये लीवर के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बाइल जूस का कंपोजिशन। इसको आप लोग सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बाइल जूस का कंपोजिशन देख लेते हैं कि बाइल जूस का कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, तो सबसे पहले पीएच देखते हैं। बाइल जूस का जो पीएच होता है वह 8 to 8.5 होता है। कलर येलो होता है। किस कारण से होता है, प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन एंड biliverdin. These are the bile pigments which provide the yellow color to the bile juice. pH कितना होता है, 8 से 8.5, इसलिए कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, वाटर 98% और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ये कितने होते हैं, 2% होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रेरॉल
ये भी होते हैं। इसमें दो मुख्य होते हैं, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा होता है सोडियम टारोकोलेट। Normally cholesterol is insoluble in the water, so this cholesterol gets converted into sodium glycocolate and sodium tarocolate. These are the soluble forms of the cholesterol. तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इस तरीके से बाइल जूस में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। बाइल पिगमेंट हमने पहले ही बता दिया, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, ये दो बाइल पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन? बाय द कैटाबोलिक एक्टिविटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कैटालिसिस के द्वारा ये बनते हैं, कैटाबोलिज्म के द्वारा बनते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दिस बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, these are not absorbed into the intestine in blood, ब्लड में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, so they are excreted out in the feces, ये फीसेज में एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो बिलिरुबिन होता है इसका कन्वर्जन हो जाता है यूरो बिलिरुबिन में, ये या स्टीरो बिलिरुबिन में, जो कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, और ब्लड से ये फिर यूरिन में आता है, जिसके कारण यूरिन का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। इसमें डिसऑर्डर, लीवर का डिसऑर्डर देख लेते हैं। बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस प्रोवाइड्स द एल्कलाइन, फंक्शन बाइल जूस का प्रोवाइड्स द एल्कलाइन मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द डुओडेनम, and also it helps in the digestion of the fat, it emulsifies the fat, ठीक है। तो ये बाइल जूस का हो गया फंक्शन। लीवर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज है जिसको क्या कहा जाता है? जॉइंडिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ लीवर, लीवर की मैल फंक्शनिंग के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बाइल पिगमेंट्स gets accumulated into skin of eye cornea and it becomes येलो, ठीक है। अब जॉइंडिस में क्या होता है कि 3 प्रकार का होता है, टाइप्स देख ले जॉइंडिस के। तो एक होता है, सबसे पहला जो टाइप होता है हीमोलिटिक होता है, हीमोलिटिक। ये कब होता है जॉइंडिस? ये ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि बाइल पिगमेंट्स का अधिक प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम डिजीजेज, सम डिजीजेस लाइक इन मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? आरबीसी बहुत तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन रिलीज होता है,
उस हीमोग्लोबिन के कैटाबोलिज्म से क्या होता है, अधिक मात्रा में बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। तो मलेरिया अगर ट्रीट कर दिया जाए तो बाइल पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा और जॉइंडिस ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इस प्रकार का हीमोलिटिक जॉइंडिस कहलाता है। दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में क्या होता है वो देख लीजिए कि ये क्या होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट बाय स्टोन फॉर्मेशन। तो कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लैडर में या जो बाइल डक्ट होता है उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम पथरी कहते हैं। तो स्टोन फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस का फॉर्मेशन होता है। और इसमें भी क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो शरीर में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन स्टोन इज रिमूव्ड, और उसके बाद ये जॉइंडिस भी खत्म हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है टॉक्सिक जॉइंडिस। और ये जो टॉक्सिक जॉइंडिस होता है ये खतरनाक होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू सम इन्फेक्शंस, स्पेशली हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस टॉक्सिक जॉइंडिस के अंतर्गत आता है। ये हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस वायरस को जब तक ट्रीट नहीं किया जाता है तब तक ये जॉइंडिस जो होता है वो शरीर के लिए खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस भी कई प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, एच। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीवर के बारे में। अब इसके बाद आते हैं अगला, पैनक्रियाज। तीसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सा है, पैनक्रियाज होता है। तो थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज, इसको आग्नेयाशय कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर पैनक्रियाज का हम देखें तो पैनक्रियाज क्या है, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। कैसी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, हैविंग एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन एक्टिविटी। यानी ये दोनों नेचर शो करता है, एक्सोक्राइन नेचर भी शो करता है और इंडोक्राइन नेचर भी शो करता है। ठीक है, हाईली लोब्यूलेटेड ग्लैंड होता है, हाईली लोब्यूलेटेड ग्लैंड। ठीक है, और इसके अलावा इसका शेप वो सी शेप्ड, शेप जो होता है लीफ शेप्ड होता है, लीफ शेप्ड। मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये होता है। इसके दो पोर्शन होते हैं, पहला होता है एक्सोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन पोर्शन 85% होता है, सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। और दूसरा पोर्शन होता है इंडोक्राइन पोर्शन। इंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो 15% होता है एंड सेक्रेट्स हार्मोन्स। ठीक है, इंडोक्राइन पोर्शन को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
और इसमें 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। पहला जो होता है वो होता है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स सेक्रेट्स ग्लूकागॉन हार्मोन। दिस ग्लूकागॉन हार्मोन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करती हैं, सेक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, तो 2 प्रोसेस होती है, एक होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन और दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज हो गया, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है इंसुलिन के द्वारा और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, किसके द्वारा, ग्लूकागॉन हार्मोन के द्वारा। तो ग्लूकागॉन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस and insulin hormone is secreted by beta cells of the islets of Langerhans। ठीक है, इसके अलावा 2 और सेल्स होती हैं, वो 2 सेल्स कौन कौन सी हैं वो जान लीजिए। तो अगली सेल होती है डेल्टा सेल। ठीक है, तो तीसरी सेल होती है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स क्या करती हैं, इस सेक्रेट्स सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, विच इज ए ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। और चौथी सेल जो होती है उसको कहते हैं एफ सेल्स। एफ सेल्स दिस सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं इंडोक्राइन पोर्शन के द्वारा। एक्सोक्राइन पोर्शन के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और वो पैनक्रियाटिक जूस में विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसके अलावा 2 और ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक स्टमक में पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बताया गया है, और दूसरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो भी आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इन दोनों से गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं विच कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।